व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर.के. शर्मा क्लासेस में और KTCF की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, न्यूटन साहब का जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है, इसके इफेक्ट, इसके कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये 3-4 क्वेश्चंस के बारे में बता देना चाहता हूँ। इससे जो पिछला चैप्टर था, हमने रोटेशनल मोशन अभी ख़त्म किया है, आप सभी ने देखा भी होगा। तो रोटेशन मोशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और यहाँ से ये लगा लो, हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में बताता है, जो पृथ्वी होती है, अर्थ के बारे में हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना ठीक समझा यहाँ पर, क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिंक है, अपने लास्ट वाले चैप्टर से लिंक है, रोटेशनल मोशन से। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये। अपने पास अर्थ होती है, अर्थ खुद के एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं अपने पास कोई भी अर्थ है और अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी ओमेगा की स्पीड से, तो फिर इसकी खुद की रेडियस भी रही होगी। अर्थ के रेडियस के बारे में इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप लिख भी सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर लगभग। कितना होती है, 6392 किलोमीटर होती है। हम लोग अप्रॉक्स क्या लिखते हैं, इसको 6400 किलोमीटर के इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ रही होगी। अगर रेडियस ऑफ अर्थ को हम चेंज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके हाफ कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं 30%, 40%, 50%, 60%, कुछ भी एग्जाम में अपने को क्वेश्चन में दे सकता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो उस टाइम पर, टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ जो अपने पास अभी रेडियस है पृथ्वी की, इस रेडियस में क्या है अपने पास, जो टाइम लेती है पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने का, वो 24 घंटे का लेती है। कितना लेती है, 24 घंटे का लेती है अपने एक्सिस पर घूमने का। लगभग 23 घंटे 56 मिनट 52 सेकंड कुछ होता है, आपने देखा होगा। अप्रॉक्स हम लोग क्या मानते हैं, 24 घंटे मांगते हैं। अगर इसकी रेडियस को कम कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, रेडियस को एक्सपेंड कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। हम पहले इक्विलिब्रियम की बात करते थे पिछले चैप्टर में, और उस चैप्टर में हम लोग कहते थे कि अगर फोर्स एक्सटर्नल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो है, देन dp/dt क्या हो गया, अपने पास जीरो हो गया। इसके मतलब क्या हो गया, मोमेंटम बॉडी का क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कंजर्व्ड हो गया। ये हम पढ़ते थे लीनियर मोशन में। लेकिन रोटेशन की बात करेंगे, रोटेशन में अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर जीरो है, तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करेगा। यहाँ पर क्या काम करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करेगा। तो किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व हो जाता है। अगर उस बॉडी के ऊपर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर भी जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी। अर्थ क्या करेगी, अपने खुद के एक्सिस पर ऐसे करके रोटेट करेगी। अगर इसकी रेडियस को चेंज कर देते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि टॉर्क नहीं लगा रहे हम लोग, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। रेडियस एक्सपेंड हो जाती है, रेडियस कॉन्टैक्ट हो जाती है। तो रेडियस जब एक्सपेंड होगी और कॉन्टैक्ट होगी, उस टाइम पर टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड घटेगा। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे हम लोग। और हम कहते हैं जी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपने पास, लीनियर मोमेंटम P में मास इंटू में वेलोसिटी था। तो ये एंगुलर मोमेंटम कितना बन जाएगा, I इंटू में ओमेगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I इंटू में ओमेगा बन जाएगा। जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो I क्या होता है अपने पास, I पृथ्वी का स्फीयर शेप का, और स्फीयर शेप का हमने कल पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। अगर कोई बॉडी सॉलिड स्फीयरिकल शेप में होती है, तो कल मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे 3-4 ऑब्जेक्ट का, इसका क्या हो जाएगा, 2/5 mr² हो जाएगा। मैं ओमेगा की बात करूंगा तो देखिए, ओमेगा क्या होता है, dθ/dt होता है। जब कंप्लीट रोटेशन की बात करूंगा तो थीटा मेरे पास 2π हो जाएगा और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2π/t। ये एंगुलर मोमेंटम है। और हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होता है। तो ये क्वांटिटी तो क्या हो गई मेरे पास, कंजर्व होगी एंगुलर मोमेंटम की। ये क्वांटिटी क्या हो गई, कंजर्व हो गई मेरे पास। ये कांस्टेंट हो गई, ये मास कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। तो बच क्या गया, r बच गया और t बच गया। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में किसके हो गया, r² के हो गया। इसका मतलब पृथ्वी का जो टाइम पीरियड है, बस इतना ही करना था, यहाँ पर खत्म। ठीक है, बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है अपने पास। t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ये t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², ये रिलेशन अपने को डिराइव करना है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स
2 टाइम्स, रेडियस डबल हो जाती है, देन टाइम पीरियड विल बी 4 टाइम्स। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, टाइम पीरियड विल बी 1/4। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के रेडियस बिकम्स, कुछ भी वैल्यू चेंज करें, 1/3, 1/4, 1/5 या फिर 6 टाइम, 9 टाइम्स, 11 टाइम, 12 टाइम, कुछ भी आपको देता है तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। दिस इज द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इन द केस ऑफ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पर अगर पृथ्वी रोटेट कर रही है उसी केस में अप्लाई करेंगे, रिवॉल्यूशन वाले केस में अप्लाई नहीं करेंगे। रिवॉल्यूशन वाले केस में अब आप कहोगे जी अगर क्वेश्चन अपने पास ऐसा आ जाता है, पिछली बार आपने देखा होगा एयरफोर्स का जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वहाँ पर था भी ये क्वेश्चन कि अगर पृथ्वी, ये बीच में सूरज होता है और सूरज के अराउंड में ऐसे करके पृथ्वी रोटेट करती है, अब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कम या ज़्यादा हो जाए तो टाइम पीरियड, इसको हम लोग केप्लर्स लॉ से सॉल्व करेंगे। जो अपना चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसी में आगे पढ़ेंगे केप्लर्स थर्ड लॉ, T² डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में RQ, तो उससे सॉल्व करेंगे इसको। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इसकी बात की है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, T² डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R², T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R² हो जाएगा, T² नहीं है ये रिलेशन। इसमें कोई डाउट किसी को? बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। बस यहाँ से देखो, एक लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन में खत्म हो गया। और रिलेशन आपको कौन सा याद रखना है? ये वाला रिलेशन याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करते हुए आ रहा है, हमने इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन पढ़ा था स्लिपिंग का केस, वहाँ पर हम ऐसे रिलेशन निकालते थे G sin थीटा। जिन्होंने 2, 3, 4 वीडियो पहले मेरी वीडियो देखी होगी वहाँ पे ने बताया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी ऐसे स्लिप करके आती है तो ऐसे रिलेशन G sin थीटा होता था। अगर फ्रिक्शन को भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो G sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉडी रोल करेगी तो देखिए रोलिंग के केस में क्या होगा। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, वीडियो को शेयर भी कर रहे हो और उन बच्चों तक पहुंच भी रही है जो बच्चों को रियलिटी में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसे कोऑपरेट करते रहिएगा, आप देखोगे आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। और एटलीस्ट जिस बच्चे ने कंप्लीट सिलेबस, मेरी कंप्लीट वीडियो का कोर्स अपलोड करूंगा, और जिस स्टूडेंट ने आई श्योर कंप्लीट वीडियो कर ली, तो आई थिंक 25 में से 20+ स्कोर आप आराम से कर सकते हो। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, जितने टीचर्स मैंने देखा है फिजिक्स, जितने क्वेश्चन करा के टीचर्स फिजिक्स खत्म कर देते हैं उतने क्वेश्चंस के तो हम लोग डाउट सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आप यूट्यूब चैनल पर होगे तो वहाँ मैंने कितने सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, लगभग आई थिंक 2000+ क्वेश्चन वहाँ पर डाल रखे हैं, और उनमें से लगभग 16, 17, 18 क्वेश्चन हर बार एयरफोर्स में डिक्टो, बस वैल्यू चेंज होती है, पैटर्न वही रहता है, ऐसे ही फंसता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लास्ट ईयर क्वेश्चंस की भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है, ये अपने पास कोई भी इंक्लाइंड प्लेन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो रोल करके आई होगी, इसको मान लेते हैं हम लोग सिलेंडर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सिलेंडर। मैंने सिलेंडर क्यों माना है? क्योंकि एग्जाम में जो 2, 3, 4 बार मैंने क्वेश्चन देखा उसमें हर बार सिलेंडर मान के आपको पूछ रखा है, ठीक है। तो मैं भी क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, सिलेंडर ही ले लेता हूँ। ये मेरे पास प्लेन रहा होगा, अब ये बॉडी क्या है, ऐसे करके रोल करके आएगी। ये क्या हो गया मेरे पास, ओमेगा आ गया। क्या होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वेलोसिटी ऐसे रोल करके आएगी। अब देखो ये मेरे पास एंगल थीटा है और ये क्या होगी, हाइट h है, h हाइट पर बॉडी रखी हुई होगी, ये डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, ये एंगल थीटा है, ये h है, तो मैं क्या लगा दूंगा, साइन थीटा लगा दूंगा यहाँ पर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू में h बाई ये डिस्टेंस को मैं l मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेता हूँ, l मान लेता हूँ। तो ये क्या होगी, l होगी। तो l इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, h बाई साइन थीटा आ जाएगा। l इज इक्वल टू क्या आएगा, h बाई साइन। इसको मैंने क्यों निकाला है, इसको हम यूज करेंगे। देखो 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब ये बॉडी रोल करके आएगी तो ये रोल करके यहाँ पर आएगी, जब यहाँ पर बॉडी आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी बता दो, कितनी स्पीड से वेलोसिटी जा रही होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अपने, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से यहाँ तक आने में इसको, या फिर एक्सीलरेशन बता दो कितने एक्सीलरेशन से आएगी, यहाँ से आने में, यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा होगा, क्या लगा होगा, टाइम। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बता दो, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जब वैल्यूज़ बहुत कम गिवन होती है और अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम फिजिक्स में बहुत ही फंडामेंटल लॉ पढ़ते हैं, और वो फंडामेंटल लॉ क्या होता है, एनर्जी इज द
कंजर्वेटिव क्वांटिटी। किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है, आप लोग क्या देखोगे, किसी भी बॉडी की पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो पोजीशन में फर्स्ट चेंज इन पोजीशन जब होगा तो पोजीशन में चेंज होने की पहले की एनर्जी बराबर में रहेगी चेंज होने के बाद की एनर्जी के। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड पड़ा होगा, बस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट। जब पोजीशन बॉडी की चेंज होगी तो क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होगी, बस कन्वर्ट होगी। पहले यहाँ पर बॉडी थी तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब बॉडी नीचे स्लिप करके आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, बस सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है बॉडी एच हाइट पर रखी हुई है तो इसके पास, बॉडी के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी स्लिप करके ऐसे नीचे आएगी तो इसके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग वाली, क्योंकि बॉडी रोल करके जाएगी तो ऐसे घूम भी तो रहेगी और इसके पास ओमेगा भी और वेलोसिटी भी है, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बॉडी के पास, mgh, और ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर में हो जाएगी यहाँ की रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कल मैंने आपको बताया था हाफ mv² 1 प्लस k²/r²। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लेंगे कल वाली, वहाँ पर इसको मैंने डिराइव कर रखा है किस टाइप से होती है। दिस इज द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। और रोलिंग मोशन मैंने बताया था क्या होता है, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंगुलर मोशन एंड या फिर रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। वेलोसिटी ट्रांसलेटरी मोशन के पास होती है और ये एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रोलिंग होता है। ठीक है, अब देखिए मास से क्या कर देता हूँ मैं, मास को कैंसिल आउट कर, 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2gh। ठीक है, बराबर मेरे को वेलोसिटी चाहिए थी v², ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में 1 प्लस k²/r²। ठीक है, किसी को कोई डाउट, मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो इसका क्या कर दूंगा मैं, अंडर रूट कर दूंगा और वेलोसिटी के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या रिलेशन आ गया मेरे पास, वेलोसिटी आ गया इस पॉइंट पर। जब बॉडी ऊपर से रोल करके नीचे आएगी, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या रहेगा, बॉडी की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ही रहेगा। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, सेकंड मैंने कहा जी एसिलरेशन और पूछ सकता है, तो एसिलरेशन निकालने के लिए देखो, जब बॉडी यहाँ से चली होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पर आई होगी तो वेलोसिटी हमने निकाल ली। ये डिस्टेंस भी देखी जाएगी। तो मैं तीसरी इक्वेशन की बात करता हूँ, तीसरी इक्वेशन की बात करता हूँ। तीसरी इक्वेशन कहती है v² माइनस u² इज इक्वल टू में 2as, ये तो कहती है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी तो मैंने निकाल ली, इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर से आई होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, इसकी 0 रही होगी। एसिलेशन s डिस्टेंस तो l है मेरे पास, चलिए l की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो एसिलरेशन ऑफ द सिस्टम हो गया अपने पास v², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2gh ओवर में 1 प्लस k²/r²। ठीक है, ये तो क्या हो गया मेरे पास v। अब ये डिवाइड में आएगा 2s, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, s की वैल्यू क्या है मेरे पास, s इज h, y ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन। मैंने कुछ नहीं किया है, वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दी। जब वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई, एक सेकंड, हाँ, जब वेलोसिटी स्क्वायर है ये अंडर रूट में हटाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर। जब s चाहिए मेरे को, s क्या है, ये डिस्टेंस ही तो l के बराबर, और l क्या है h/2, तो ये 2s डिवाइड में आएगा मेरे पास, तो 2s क्या h/sin थीटा ऊपर आ गया। दिस इज द एसिलरेशन फॉर द सिस्टम। इसको अगर और सॉल्व करना चाहोगे तो देखो इस h से ये h कट जाएगा तो दोनों को क्या कर दो, ऐसे करके मिटा दो भाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 हटा दो भाई, तो g sin थीटा ओवर में 1 प्लस k²/r², रिलेशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया एसिलरेशन। अब मेरे को टाइम चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने पढ़ी है v², फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू में u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से पुट कर दो। एसिलेशन निकाल दिया, यहाँ से पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो टाइम नहीं आ जाएगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताएंगे आप लोग लिख के, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी, अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ठीक है, बहुत छोटा सा और आसान सा कंसेप्ट है, खत्म यहाँ पर। अगला देखिए, दूसरा क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम में भी, देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मे और मे नॉट लाई इनसाइड द सिस्टम और इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट। देखिए ये क्या कह रहा है, कोई भी बॉडी होती है अपने पास, मैंने कल आपको सेंटर ऑफ मास बताया था, एक रैंडम बॉडी लेके, क्या बताया था, एक रैंडम बॉडी लेके सेंटर ऑफ मास बताया था। तो देखिए क्या होता है सेंटर ऑफ मास,
मैंने कहा था एक रैंडम बॉडी ले लेते हैं, कोई भी रैंडम बॉडी है, ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है, ये रैंडम बॉडी होगी। तो सेंटर ऑफ मास बताया था मैंने, पॉइंट ऑन द बॉडी एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, इमेजिनरी पॉइंट होता था। तो इस डेफिनेशन को सोच के हम ये सुन लेते हैं, सेंटर ऑफ मास बॉडी का हमेशा कहाँ पर रहेगा, बॉडी के ऊपर रहेगा। लेकिन ये सही नहीं है। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का बॉडी के अंदर भी सिचुएटेड होता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, जरूरी नहीं है यहाँ पर हो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर भी। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से ले रखा है, ठीक है। अगर दो बॉडी की बात करते हैं जी, एक बॉडी ये होगी और एक बॉडी इतनी बड़ी ले लेते हैं, अब सेंटर ऑफ मास तो हो सकता है बीच में कहीं हो, लेकिन बड़ी बॉडी के साइड में लाई करेगा। कहाँ पर लाई करेगा, टू बस बिल्कुल सेंटर में नहीं करेगा। जो बड़ी बॉडी के थोड़ा इधर कर जाएगा, इधर कर जाएगा, ज़्यादा बड़ी बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि जी सेंटर ऑफ मास बॉडी का हमेशा बॉडी के अंदर सिचुएटेड होगा, बॉडी के अंदर सिचुएटेड नहीं होगा, बॉडी के बाहर भी सिचुएटेड हो सकता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑन द चॉइस और द कोऑर्डिनेट्स, जो अपने पास चूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स, उन कोऑर्डिनेट्स को कहाँ पर हमने चूज किया इसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। जैसे मान लेता हूँ ये कोई भी बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ रहना है वहीं रहेगा, चाहे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ से ले लूँ, चाहे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ से ले लूँ, चाहे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ से ले लूँ। तो मेरे पास ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस की पोजीशन ली मैंने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इसकी पोजीशन चेंज होने वाली नहीं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मे और मे नॉट लाई इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है, एंड इंडिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स की चॉइस के ऊपर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये क्लियर होगा। हाँ, ये दो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब यूज करते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब यूज करते हैं। आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, तो लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था, एक तो क्या होती थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती थी, और एक कौन सी होती थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती थी। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ पर यूज करेंगे, ओनली थिन प्लेन लेमिना। थिन लेमिना मतलब क्या होता है, जैसे डिस्क हो गया, रिंग हो गया, अपने पास डिस्क होता है बिल्कुल थिन होता है, बहुत ही पतला सा होता है डिस्क, ये होता है। अगर सरकमफेरेंस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रिंग बोलेंगे। अगर मास थ्रू आउट दी बॉडी ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको क्या बोल देंगे, हम लोग डिस्क बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको डिस्क बोल देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। कैसे, मान लेते हैं कोई भी मेरे पास प्लेनार ऑब्जेक्ट है, ये प्लेनार ऑब्जेक्ट है, इसके एक्सिस के अबाउट में क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है, मेरे को डायमीटर के अराउंड में चाहिए। इसको सर्कल मान लो 1 मिनट के लिए, सर्कुलर है अपने पास, तो ये किसका हो गया, क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया। एक्सिस के अबाउट में मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या एक्सिस के अबाउट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मेरे को चाहिए वो डायमीटर के अबाउट में। जब डायमीटर के अबाउट में मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकालूंगा तो किसका यूज करूँगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सिस के डायमीटर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो मेरे को क्या करना है, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको परपेंडिकुलरली शिफ्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज़, कितनी भी बॉडी है, जितनी बॉडी है सभी के लिए एप्लीकेबल होगी अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 डिस्कशंस थे। तो ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में बनते हैं और हम लोग मिसकंसेप्शन के कारण, कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण इन क्वेश्चंस को हम लोग गलत करते हैं। तो गलत नहीं करने अपने को। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने इनको डिस्कस इसीलिए क्योंकि इन चैप्टर्स का, इन क्वेश्चंस का लिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे मिलेगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब जो मैंने चैप्टर की बात कही थी ग्रेविटेशन की, इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, वो फैक्ट आपको याद रखने और उन फैक्ट्स का हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे, ठीक है। वो फैक्ट्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले अपने को फैक्ट याद रखने हैं। कुछ फैक्ट क्या याद रखने, हम जो ऑब्जेक्ट है, क्लासिकल फिजिक्स है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान के चलेंगे। क्या मास मान के चलेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉइंट मास मान के चलेंगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग सेंटर से लेंगे। कहाँ से लेंगे,
सेंटर से, दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच की दूरी को मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, पोजीशन कोई और नहीं होनी चाहिए। एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, दोनों के बीच की सेंट्रल डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा। कैसे करेंगे? सेंट्रल डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात करेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ लगभग 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। हम लोग बात करेंगे मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ लगभग 10 की पावर 25 किलोग्राम होता है। पृथ्वी के मास की बात करेंगे, पृथ्वी का मास कितना होता है? लगभग 10 की पावर 25 किलोग्राम के बराबर होगा। ये चीज़ अपने को याद रखनी, ठीक है। इसके बाद देखो, हमें याद रखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस के 11, 10 टू द पावर माइनस 11 यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अपने को याद रखनी है स्मॉल जी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कई बार जब तुमको गिवन हो तो क्या लिख देना इसको? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसको लेट करके चलेंगे और आसानी से क्वेश्चन निकल जाए तो बस 10 लेके चलेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर वो क्वेश्चन में देगा 10 लेना है तो नहीं तो आपको 9.8 वैल्यू रख देंगे, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। एक चीज़ अपने को ये याद रखनी है। तो सेंट्रल फोर्स की बात करेंगे हमेशा, ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान के चलेंगे। और नेक्स्ट हम जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, मतलब अट्रैक्टिव रहेगा। इस चैप्टर के हम रिपल्सिव फोर्स की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब अपने को ये कहते हैं दो बॉडी इस यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती है हमेशा। वो अट्रैक्ट क्यों करती हैं उसका क्वेश्चन न्यूटन साहब से लेंगे, उसका आंसर क्वेश्चन न्यूटन साहब बताएंगे। अट्रैक्ट करती हैं, क्यों अट्रैक्ट करेंगे उसका आंसर अपने को न्यूटन साहब बताएंगे। अभी इनको पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लिया। ये देखिए, फिजिक्स आप मेरे साथ साथ पढ़िए, आपको इतना टफ फिजिक्स नहीं लगेगा। एकदम प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। कल 2-3 बच्चों का मेरे पास एमपी से फ़ोन आया, एक बच्चे का बिहार से, एक हिमाचल का, एक सोलापुर महाराष्ट्र का बच्चा था। उनका आया, बोला जी हमने कई एकेडमी में काफ़ी सारी फीस दे दी लेकिन फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। देखो, कंसेप्ट क्लियर कब होंगे? जब हम फिजिक्स को डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। मेरे को अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पर नहीं दिखानी है, मैं कितना इंटेलिजेंस हूँ, कितनी चीज़ें जानता हूँ, उससे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं जब टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाऊंगा, अगर मैं एयरफोर्स में आईआईटी को घुसा दूंगा, एयरफोर्स में AIEEE वाले क्वेश्चंस को घुसा दूंगा तो सिलेबस बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये जो कोर्स तैयार किया जा रहा है आपका ओनली डिफेंस के पर्पज से तैयार किया जा रहा है। और मैंने लगभग ये कोर्स तैयार करने से पहले लगभग 2 से 3 हज़ार लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस की, 2 से 3 वो हमको आपको कराएंगे। लगभग मैं 12 से 1400 क्वेश्चन यूट्यूब पर डाल चुका हूँ और भी मेरे पास लगभग 2000 क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर्स के, वो भी डाल दूंगा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया, फिर मैंने देखा अपने जो डिफेंस में प्रैक्टिकल फिजिक्स आती है, अपने को थ्योरेटिकल फिजिक्स से मतलब नहीं, हम फिजिक्स को डेली लाइफ में कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज चेंज होंगी तो इफेक्ट क्या होगा, दूसरे बस इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ये क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ग्रेविटी का मतलब अर्थ से होता है। किससे होता है? अर्थ से होता है। अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जैसे आपको बचपन में पढ़ाया जाता होगा छोटी क्लास में, जितनी वस्तुएं हम लोग थ्रो करेंगे ये सारी वस्तुएं कहाँ पर आएंगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आ रही है वस्तु? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही होगी? ऑब्जेक्ट को खींच रही होगी। लाइक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह बात नहीं करेंगे, लाइक रिपेल। यहाँ पर हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को इन दिस यूनिवर्स क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के अंदर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग न्यूटन साहब का लॉ क्या होता है? ईच एंड एवरी। ग्रामर सबने पढ़ी होगी। ईच का मतलब एक दूसरे के लिए होता है, एवरी मतलब 2 से ज़्यादा वस्तु। ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attract each and everybody in this universe attract each other। एक दूसरे को क्या करती है?
अट्रैक्ट करती है। दो बॉडी हैं, दो से ज़्यादा बॉडी हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगी, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यूनिवर्स में और इसका मास क्या है m1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास ये और इसका मास क्या हो गया m2 हो गया। क्या है, अगर यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है m2 है। ठीक है, हमने कहा था इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे तो क्या लेंगे, सेंटर लेंगे। क्या लेंगे, सेंटर। यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा। ठीक है, ये तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, क्या। अब ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग। तो न्यूटन साहब कहते हैं ये इसको ऊपर अट्रैक्ट कर रही होगी तो कुछ फोर्स लगा रही होगी, ये फर्स्ट बॉडी। तो ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी तो फोर्स, ऐसे फोर्स लगा रही होगी, तो फोर्स ऑन 2/1। दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स किसने लगाया, 1 ने। ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी तो ऐसे फोर्स लगा रही होगी, फोर्स ऑन 1/2। तो न्यूटन साहब के हिसाब से क्या होता है, फोर्स ऑन 1/2 बराबर में फोर्स 2/1 के बराबर होगा। दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब, मैं इक्वल एंड अपोजिट को फोर्स क्यों कर रहा हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट पहले वाली बॉडी में लेता हूँ मैं 10 किलोग्राम की और दूसरी वाली बॉडी लेता हूँ मैं 100 किलोग्राम की, ये दोनों रख दी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बॉडी इसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होगी या फिर ये बॉडी इसके ऊपर लगा रही होगी। तो सीधा सा मिस्टेक हम लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है, इसका मतलब ये बॉडी इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले न्यूटन साहब ने ये बोल दिया अपने को, ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल और अपोजिट फोर्स के साथ में। तो ये कम है बॉडी या फिर ज़्यादा है, मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बॉडी इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रही होगी उतना ही फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर लगा रही होगी। अब फोर्स की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बोथ बॉडीज। दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉडीज। दोनों बॉडीज के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन के स्क्वायर क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में m1 m2/r²। तो F इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट G ले लेंगे हम लोग, m1 m2/r²। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने पास कैपिटल G, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इतना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स सबको पता है। जी की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी स्टार्टिंग में, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, यूनिवर्सल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल का मतलब ऑल ओवर यूनिवर्स ये चीज़ एप्लीकेबल है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं, क्या है, जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ये बेसिक्स है, ये कहीं भी चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है। मैं अमेरिका में यूज करूँगा तो सेम होगी, इंडिया में यूज करूँगा तो सेम होगी, बांग्लादेश में यूज करूँगा तो सेम होगी, इंग्लैंड में यूज करूँगा, मतलब कंडीशंस विल बी सेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करूंगा मून के ऊपर, मैं क्या करता हूँ पृथ्वी को छोड़ के मून के ऊपर अप्लाई करता हूँ वहाँ पे, तो जिस किसी की लॉ के आगे फंडामेंटल लिखा मिल जाए आप समझ जाओगे ये बेसिक है। बेसिक मतलब हर चीज़ पर एप्लीकेबल होगा, हर चीज़ पर। अब मैंने तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, दो ऑब्जेक्ट को छोड़ के किसी और चीज़ पर, जी डेली लाइफ में यूज होता है। डेली लाइफ में कैसे, आपने देखा होगा डेली लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारे जो विचार होते हैं, जैसे मैं कुछ भी सोचना शुरू कर देता हूँ, जैसे आपने कभी कभी घर में देखा होगा, आपने पेरेंट्स को देखा होगा कुछ को, जब आपके मुंह से कुछ गलत बात निकलती है आपके पेरेंट्स रोक देते हैं, गंदी बात ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलते होंगे, आपने देखा होगा कि ऐसे नहीं बोलते गंदी बात। क्यों? क्योंकि मैंने नेगेटिव चीज़ कुछ बोली, तो नेगेटिव जैसी कुछ बोली तो उस टाइप की जो एनर्जी इन्वायरमेंट में है, क्योंकि ये
पूरी जो वर्ल्ड है, फिजिक्स में एक ही चीज़ पढ़ेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसका खेल चल रहा है, मास एंड एनर्जी का। मास को एनर्जी में बदलो, एनर्जी को मास को, मास को एनर्जी में, एनर्जी को बस ये खेल चल रहा है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी है, मास और एनर्जी से मिलकर बनी है। तो